नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में लीगल एंड सोशल टॉक्स पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 5 और सेक्शन 7 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को। ये दोनों सेक्शन हिंदू विवाह के लिए जो आवश्यक शर्तें हैं और बाध्यताएं हैं उनके बारे में बात करते हैं। इस वीडियो को बनाने का जो मेरा मेन पर्पज़ है वो उन युगल के लिए है, उन लड़के और लड़कियों के लिए है जो अपना विवाह करना चाहते हैं लेकिन उनके माता पिता किसी वजह से उनको सहमति नहीं दे रहे हैं और वो किसी मंदिर या किसी धार्मिक स्थान पर जाकर अपना विवाह संपन्न करवा लेते हैं। उसके बाद वहाँ से एक मैरिज सर्टिफिकेट लेके मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाकर अपना विवाह को रजिस्टर करा के अपना फिर शादीशुदा जीवन शुरू कर देते हैं। तो इसमें जो सेक्शन 7 है हिंदू मैरिज एक्ट का, ये स्पेशली जो हमारे हिंदू धर्म के संस्कार हैं, स्पेशली किसी जो जिस समुदाय कहना चाहिए कि जिस समाज से, जिस वंश या परिवार से वो लड़का या लड़की आ रहे हैं, हर परिवार या वंश की एक अलग विशेष परंपरा है विवाह के लिए, जिसको विवाह के समय संपन्न करना अति आवश्यक है। अगर वो संस्कार या वो परंपरा संपन्न नहीं की जाती है तो विवाह पूर्ण नहीं माना जाता है। तो उसी विषय में हम आज डिस्कस करेंगे क्या क्या शर्तें और बाध्यताएं हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आवश्यक शर्तों के बारे में बात करता है। जो दो हिंदू यानी एक लड़का और एक लड़की जब विवाह करना चाहते हैं आपस में, तो उनके लिए क्या शर्तें हैं। पहली शर्त यह है कि विवाह के समय किसी भी पक्षकार के यानी कि लड़का या लड़की के उस समय जीवित स्पाउस नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर लड़की है तो उसका लड़की का कोई जीवित पति नहीं होना चाहिए और लड़के का जीवित पत्नी नहीं होनी चाहिए। विवाह के समय दोनों पार्टी इस अवस्था में होनी चाहिए, उनकी मानसिक अवस्था एकदम स्वस्थ इस योग्य हो कि वो विवाह के समय अपनी वैलिड कंसेंट यानी कि जो विधि मान्य सहमति है उसको दे सकें। तीसरी शर्त यह है कि विवाह के समय दूल्हे की यानी वर की आयु 21 वर्ष कम पूरी हो चुकी हो और दुल्हन की आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो। चौथी शर्त यह है दोनों ही पक्षकार यानी कि लड़का और लड़की जो वर और वधू शादी कर रहे हैं वो प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की डिग्री में नहीं होने चाहिए। अगर उनकी परिवार की या उनकी जिस हिंदू समुदाय से वो आते हैं उनकी अगर कुछ जो कस्टम है, उनके रीति रिवाज हैं, अगर उसको अलाउ करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन उनकी जो आप प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप की जो डिग्रियाँ होती हैं उनकी में उस बीच में उनकी शादियाँ नहीं हो सकती हैं। अब ये डिग्री कौन सी होती है? जैसे डायरेक्ट ब्लड रिलेशंस में जो हमारे रिश्ते नाते आते हैं उनमें, जैसे माँ बेटे की, पिता पुत्री की, भाई बहन की, दादा पोती की, नानी देवते की, और आप इसके आगे समझिए कि बुआ भतीजे की, मौसी भांजे की, मामा भांजी की, ये शादियां नहीं हो सकती हैं आपस में ये रिश्ते नाते। और बुआ के पति, मौसी का पति, मामा की पत्नी, नाना की पत्नी, इनसे विवाह नहीं हो सकता है। तो जो इस तरह के रिश्ते होते हैं डायरेक्ट, इनमें विवाह प्रोहिबिटेड है। इनमें हिंदू धर्म के लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग विवाह नहीं कर सकते हैं। अगर वो किसी वजह से इसको करते भी हैं तो इसमें इनको सज़ा का प्रावधान किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट में। उनको 1 महीने की सज़ा और 1000 रुपये का जुर्माना हो सकता है अगर वो ऐसा रिश्तों में शादियां करते हैं। इसकी लास्ट जो शर्त है विवाह के लिए वो ये है कि वो सपिंडाज नहीं होने चाहिए दोनों पक्षकार। सपिंडाज होने से मतलब यहाँ पर यह है कि दोनों ही पक्ष का जो करंट जनरेशन है, जो वर्तमान पीढ़ी है, वो किसी दोनों की जो वर्तमान पीढ़ी है वो कॉमन एंसेस्टर का यानी किसी कॉमन पूर्वज का पिंडदान ना करते हों। अगर वो पिंडदान करते हैं तो दोनों पक्षकार सपिंडा कहलाए जाएंगे और उनका आपस में विवाह नहीं हो सकता है।
सपिंडा को समझने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है। इस पे अगर मैं समझाने बैठूंगी तो बहुत लंबा समय हो जाएगा। बस आप इसको समझ लीजिए कि उनका पूर्वज कॉमन नहीं होना चाहिए। और इसमें माता की तरफ से 3 पीढ़ी तक गिना जाता है, यानी 3 पीढ़ी के अंदर जितने भी रिश्ते नाते आएंगे माता नानी की तरफ, यानी कि इसमें माँ, नानी और पड़नानी, इन इन पीढ़ियों को गिना जाएगा। उनके अंदर जितने भी मतलब वंशज हैं उनसे विवाह नहीं हो सकता है। पिता की पीढ़ी में पांच ऊपर की जनरेशन तक गिना जाता है, पिता, दादा, परदादा, फिर उसके भी दादा, उसके भी दादा, यानी कि 5 पीढ़ी तक उनमें के नीचे वंश मेल है उसमें विवाह नहीं हो सकता। ये सब सपिंडा रिलेशनशिप में आते हैं। इसको बाकी डिटेल में मैं अलग वीडियो बना दूंगी अच्छे से समझने के लिए। अभी फॉर द टाइम बीइंग आप इसको इतना ही समझ लीजिए। पिता की 5 पीढ़ियों के ऊपर की जो वंश मेल है और माता की पीढ़ी की जो 3 पीढ़ियों की वंश मेल है, उसके अंदर जितने भी रिश्ते नाते आएंगे उसमें हिंदू धर्म को मानने वाले लोग विवाह नहीं कर सकते हैं। तो 5 शर्तें तो ये हैं। बाकी जो सेक्शन 7 है वो हिंदू धर्म में जो विवाह संस्कार होता है उसमें जो सेरेमनी यानी संस्कार के को बिना किए हिंदू धर्म में विवाह कभी संपूर्ण नहीं माना जाता है। तो सेक्शन 7 जो है हमारी जो मान्यताएं हैं, हमारी परंपराएं, रीति रिवाज शादी के समय उनको वैलिडेट करता है। तो सेक्शन 7 का जो सब सेक्शन 1 है वो यही कहता है कि 2 हिंदू के बीच में शादी हो सकती है, वो किसी भी यानी कि जो 2 पार्टी हैं उनके किसी एक के भी वंश परंपरा रीति रिवाज के अनुसार शादी संपन्न हो सकती है। यानी कि या तो लड़के की तरफ की जो परंपराएं हैं उसके अकॉर्डिंग कर लें, या फिर लड़की के तरफ की जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं या जो भी रूढ़ी है उसके हिसाब से शादी कर सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कहना चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट सब सेक्शन यही है कि कहीं कहीं पर क्या होता है कि 7 फेरों के साथ में सप्तपदी बहुत महत्वपूर्ण है। यानी सप्तपदी के बिना विवाह कंप्लीट नहीं होता है। अगर 7 फेरे लेने के बाद भी सप्तपदी आवश्यक है तो जब तक 7वां पद पूरा नहीं हो जाएगा शादी पूरी और बाध्य नहीं मानी जाएगी। तो इसलिए जब तक अब इसमें केवल सप्तपदी का ही एक तरह से विशेष रूप से उल्लेख किया है। बाकी जो कस्टमरी राइट्स हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं, क्योंकि हिंदू धर्म में अलग अलग समुदायों में, अलग अलग परिवारों में, अलग अलग वंश में, अलग अलग कहना चाहिए पूरा हमारा देश इतना बड़ा है, अलग अलग हिंदू धर्म के लोग मानने वाले हैं, तो उनकी कुछ अलग अलग रीति रिवाज हैं, उसके अनुसार वो विवाह करते हैं। तो यहाँ पर लिखना बहुत मुश्किल था, इसलिए जब ये एक्ट पारित किया गया तो उसमें सिर्फ सप्तपदी के बारे में ही उल्लेख किया गया। बाकी और अपने अपने जो राइट्स हैं उसके अकॉर्डिंग विवाह कर सकते हैं। अगर वो जो उनका संस्कार है वो नहीं होगा पूरा विवाह के समय तो शादी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। अब जैसे इसको थोड़ा सा और डिटेल में मैं समझा देती हूँ। जैसे नॉर्थ इंडिया में यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में, विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश में, यहाँ पर विवाह के लिए 7 फेरे अनिवार्य हैं। 7 फेरे पूरे होने के बाद ही विवाह संपन्न होता है। अगर हम महाराष्ट्र साइड में जाएं तो मंगलसूत्र अनिवार्य है, बिना मंगलसूत्र पहनाए विवाह संपूर्ण नहीं माना जाता है। मंगलसूत्र विवाह संस्कार का अहम हिस्सा है। इसी तरह जब हम इधर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ कुछ 1-2 समुदाय इस तरह के हैं, वहाँ पर आपस में जब तक वर वधू फूल माला एक्सचेंज ना करें, दूसरों को ना पहना दें, विवाह पूर्ण नहीं माना जाता है। चाहे वो कोई संस्कार करें ना करें, चाहे फेरे लें ना लें, लेकिन अगर उन्होंने केवल एक दूसरे को वरमाला भी पहना दी है तो उनका विवाह पूर्ण माना जाएगा। और वो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 7 की जो सेरेमनीज की बाध्यताएं हैं, यानी संस्कार की बाध्यता है, उनको पूरा करता है। तो इसलिए जितने भी मतलब लड़के या लड़कियां अभी इस वीडियो को देख रहे हैं और वो आगे भविष्य में प्लान बना रहे हैं कि हम हिंदू संस्कार के अकॉर्डिंग शादी करें और किसी वजह से उनके माता पिता सहमति नहीं दे रहे हैं, तो इस बात का पूरी तरह ज्ञान रखें कि उनके परिवार में या उनकी वंश परंपरा में शादी की मेन मान्यता, मेन संस्कार क्या है, मुख्य संस्कार क्या है, उसी के अकॉर्डिंग शादी करें। अन्यथा उनकी शादी को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। उनके माता पिता उनको कोर्ट में उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं कि शादी अपूर्ण है, इन्होंने विशेष मान्यताओं का, विशेष परंपराओं का पालन नहीं किया है। इसमें 2 केस जो है सुप्रीम, एक मद्रास हाई कोर्ट का है, एक सुप्रीम कोर्ट का है। इन दोनों में ही कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने जो हमारी संस्कार है उनको वैलिडेट किया है कि
पर्टिकुलर, जैसे विधि गृह लक्ष्मी वर्सेस टी प्रशांत ये AIR 2012 मद्रास हाईकोर्ट का केस है। इसमें भी माननीय कोर्ट ने सप्तपदी के बारे में उल्लेख किया था कि इन्होंने शादी की थी, लेकिन इनके सप्तपदी का जो संस्कार था वो नहीं हो पाया था, तो इस वजह से इनकी शादी को पूर्ण नहीं माना गया था। सेम इसमें रत्नम्मा एंड अदर्स और सुजाताम्मा एंड अदर्स AIR 2019 सुप्रीम कोर्ट का केस है। इसमें भी सेम सप्तपदी के बारे में ही बात की गई है। इसमें क्या था, जो पति पत्नी थे वो केवल इन्होंने एक कहना चाहिए जो स्टैम्प पेपर होता है उस पर एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था कि हम दोनों पति पत्नी हैं, और जो ज़रूरी संस्कार थे विवाह के लिए वो नहीं किए थे, और एज ए पति पत्नी साथ में रहने लगे थे। तो बाद में फिर जब इनके बच्चे हुए तो उसमें कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हुआ, तो बाद में इनकी शादी को ही वैलिड नहीं माना गया था। तो उस केस में मतलब केस तो प्रॉपर्टी का था, लेकिन क्योंकि बच्चे उसमें कितना हिस्सेदार होंगे वो उस बात पे डिपेंड करता है कि उनके माता पिता की शादी क्या वैलिड है, क्या वो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग जो रीति रिवाज हैं, ज़रूरी शर्तें हैं उसके अकॉर्डिंग हुई है। तो उसमें ये डिसाइड किया गया था कि उन्होंने क्योंकि जो ज़रूरी वैवाहिक संस्कार थे वो संपन्न नहीं किए थे, इसलिए उनकी शादी को वैलिड लीगल नहीं माना गया था। तो दोस्तों, अब आपको ये समझ में आ गया हो कि संस्कार कितना ज़रूरी है हिंदू विवाह को संपन्न करने के लिए। मोस्टली लोग क्या सोचते हैं, जैसे फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि मंदिर में गए, लड़का लड़की ने शादी की, फिर भजन ले ली, 2-3 फेरे लिए और सिंदूर भरा मांग में और शादी हो गई। ऐसे नहीं होता है, इसलिए बहुत समझदारी से, बहुत केयरफुली चीज़ों को ऑब्जर्व करें, किस तरह से हमारे आपके यहाँ संस्कार होते हैं उनको पूरी तरह विवाह के समय संपन्न करवाएं और तभी अपना विवाह करें, ताकि आपको बाद में फ्यूचर में अगर आपके पेरेंट्स आपको कोर्ट में चुनौती देते हैं आपकी शादी को, तो उस स्थिति से आप बच सकें और अपनी शादी को वैलिड घोषित करवा सकें। धन्यवाद। अगर आप इस टॉपिक के बारे में और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जाकर इसको पढ़ सकते हैं। मैंने पूरे टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ पर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।